हेलो गाइस, सो नई मानवा शुरू कर रहे हैं हम जिसका नाम है किंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। गलत बोला मैंने, बाय बैड। किंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, यस यही वर्ड है। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, मैं बता रहा हूँ। हमारे जो एमसी है जिनका नाम है ली नाम बोलूंगा क्योंकि आगे के दो वर्ड है मुझसे नहीं बोले जा रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट। तो हमारे भाई है ली, हमारे एमसी है ली। भाई नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी उम्र है 30 साल। तो हमारे 30 उम्र के एमसी है जिनका नाम है ली। वो इमोशन फील नहीं कर सकते हैं। फील नहीं कर सकते हैं मतलब उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं। तो डॉक्टर वगैरह के पास गए, डॉक्टर ने बोला तुम साइकोपैथ नहीं हो। ली को फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि वो इमोशन को फील क्यों नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, इमोशन को फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे होता क्या है, इमोशन फील करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। छत के ऊपर से कूद रहे हैं, पानी के नीचे जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कर्जे में जा रहे हैं, फलान अलग अलग चीजें। मगर एक दिन अचानक से समडे समप्लेस ली को मिलता है एक बूढ़े इंसान। ऑब्वियसली बूढ़े इंसान की वो मदद कर देते हैं ली हमारे भाई, क्योंकि वो थोड़ी सी पीटी फील करते हैं। वर्ड है मीनिंग, अगर मैं आलसी नहीं हूं तो मैंने लिख दिया होगा क्या होता है। अगर नहीं लिखा तो गूगल करो, गूगल करके मुझे बता दो, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिखा तो मैंने भी गूगल नहीं करा। वो तो करते हैं तो वो उनकी मदद कर देते हैं। अब वो बूढ़े इंसान जो है ओल्ड मैन ली के साथ बस में बैठे होते हैं और एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद में आता है कि ली की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि अब वो इमोशन को फील करना शुरू करा है उन्होंने, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि इमोशन को फील करने के लिए उन्हें पहले किसी और से वो इमोशन देखने होंगे। तो हम स्टोरी देखेंगे कि ली अलग कैसे कैसे इमोशंस को देखेंगे और उस इमोशन को ली अपनी एक्ट में कैसे इन्वॉल्व करेंगे। और मेन चीज है इम्प्रोवाइजेशन, जो नाम है हमारा टाइटल। इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और नहीं हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, स्किप कर दो, चैप्टर शुरू कर दो। अब जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन होता है कि स्क्रिप्ट है हमारी, जैसे दो पर्सन खड़े हैं, एक मैं खड़ा हूँ एक और मैं खड़ा हूँ। अब एक मैं मेरी लाइन ये है कि हेलो बोलेगा, दूसरा मैं बोलूंगा हाय। लेकिन मैंने हेलो बोला, सामने वाले ने बोला बाय। स्क्रिप्ट में नहीं था लेकिन सीन के हिसाब से वो चल गया, तो उसको इम्प्रोवाइजेशन बोल रहे हैं कि एक्टर खुद की टैलेंट दिखा रहा है, खुद की अपनी क्रिएटिविटी निकाल रहा है जिंदगी में। तो वो हो गया इम्प्रोवाइजेशन। तो इंट्रो यही है कि है कैसे एक्टिंग, हम देखेंगे कितनी नेक्स्ट लेवल जाते हैं, और मेन जो हमारी सिचुएशन कैसे अलग अलग बनती है ली के साथ। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है एक पंच के साथ, जिसमें ली को एक जोर से पंच किया जाता है और कॉलर से ग्रैब करा जाता है। पर्सन ली से पूछ रहे होते हैं कि क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है और क्या उन्हें आइडिया भी है कि वो किस तरह के पैसे की बात कर रहे हैं, और अगर ली ने ये चीज दोबारा करी तो वो ली की आखिरी मिस्टेक होगी। ली ने वहां पे साइको एक्सप्रेशन दिखाते हुए बोला कि क्या वो उन्हें फिर से एक पैथेटिक लूजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस बात पे ली के अटैकर थोड़ा हेसिडेंट हुए। ली ने कहा कि वो काफी समय से मेरे पैसे लेके रो रहे हैं और किस तरह से वो पैसे उनके पैसे हैं। ये बात क्या है कि ली वहां पे खांसने लगे और उनकी सांस भी तेज होने लगी। ली वहां पे रो भी रहे थे, उनकी सांसें भी तेज हो रही थी और ली पे वहां पे पैनिक अटैक आ रहा था। अटैकर ने पूछा कि ली के साथ आखिर क्या हो रहा था। ली ने कहा कि वो इस बार उन्हें सच में कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ एक और गेम खेलेंगे तो वहां पे वो जीतेंगे और सभी पैसे रिटर्न कर देंगे। इस सीन को होता हुआ वहां पे बाकी कास्ट भी देख रही थी और वहां डायरेक्टर भी देख रहे थे कि इस टाइम पे ली अपनी एक्टिंग से खुद को भी एक फूल बना रहे थे और ली सच में एक जीनियस थे। और बहुत ज्यादा समय पहले ये है हमारे मेन कैरेक्टर जिनका नाम है ली, जिनकी उम्र है 30 साल, मगर उनकी लाइफ में बिल्कुल भी जॉय नहीं है। और सिर्फ जॉय ही नहीं, वो सैडनेस, एंगर, किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ली अब याद भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी हार्ट बीट आखिरी बार कब तेज हुई थी। और ली वहां पे बंजी जंपिंग करते हुए एक पर्सन को देखते थोड़ा एनवी फील कर रहे थे। कुछ समय बाद ली एक बस स्टैंड के आगे जाके बैठ जाते हैं और कह रहे हैं कि उनकी बंजी जंपिंग से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी। ली एक और बार फेल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने वहां पे एक पॉइंटलेस फाइट भी करी थी और रिबेलिएशन की एक्ट में सिगरेट को भी पिकअप कर लिया था और साथ ही में एक 63 मीटर बंजी जंपिंग भी कर दी थी, लेकिन वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल ने ली से कहा था कि वो एक साइकोपैथ नहीं थे, तो ली सोच रहे थे कि आखिर उनमें गलत क्या था। तभी ली के सामने एक ओल्ड मैन आए और उन्होंने ली से पूछा कि क्या उन्होंने उनका वॉलेट देखा था। ली ने आंसर देने से पहले एक मूवमेंट लिया और बताया कि उन्होंने वॉलेट नहीं देखा था। ओल्ड मैन खुद से ही बात कर रहे थे कि वो वहां पे ट्रबल में आ गए थे क्योंकि अगले दिन उनकी नेफ्यू की वेडिंग थी और उन्होंने अपना फोन भी खो दिया था और ये चीजें उनके साथ ही क्यों हो रही थी। और एक जरूरी बात यह भी थी कि उन्हें सोल भी उसी दिन जाना था। ली तभी वहां पे खड़े हुए और ओल्ड मैन से पूछा कि क्या अभी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें सोल जाना था। ओल्ड मैन ने एग्री करा। ली ने कहा कि वो उनके लिए टिकट खरीद सकते थे
ओल्ड मैन ने पूछा कि क्या वो बात सीरियसली कह रहे थे। ओल्ड मैन ली को थैंक यू कहने लगे और बताया कि वो सोल में पहुंच के उनके फेवर को रिपे करेंगे। ली को पता था कि ये चीज शायद एक स्कैम भी हो सकती थी, मगर वो वहां पे ओल्ड मैन के लिए बहुत थोड़ी सी पिटी को फील कर सकते थे और ये बात ली के लिए किसी और चीज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ली वहां पे ओल्ड मैन के साथ बस में बैठ गए थे और वो सोच रहे थे कि उन्होंने एक सीक्रेट पार्ट टाइम जॉब को पिक करा था जो कि वीकेंड पे थी, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि वो उनके बंजी जंपिंग प्लान से तो बेटर ही होने वाली थी। ली सोच ही रहे थे कि वो कुछ इलीगल भी हो सकता था, मगर उन्होंने डिसाइड करा कि ऐसा कुछ नहीं था। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ली इस चीज को कुछ सेकंड के लिए कंसीडर भी कर रहे थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ली इलीगल की लाइन पे बहुत ज्यादा पास आने वाले थे। और अगर ली यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एक लोन शार्क। तभी ओल्ड मैन ने ली से कहा कि वो लोन शार्क के बारे में ना सोचे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे ली सिर्फ बोर होने पे ट्राई कर सकते हैं। ली ने ओल्ड मैन से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। ओल्ड मैन ने ली से कहा कि क्यों ना वो अपने हाथ को आगे करे और वो रीडिंग के लिए उन्हें चार्ज नहीं करेंगे। ओल्ड मैन ली के हैंड को पढ़ने लगे। ली भी सोच रहे थे कि ओल्ड मैन के साथ क्या चल रहा था और क्या ओल्ड मैन उनके माइंड को रीड कर सकते थे। पर्सन वहां पे ली के हैंड को पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि ली की लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ली ने पर्सन की बात का मतलब पूछा। पर्सन ने ली से कहा कि वो हंसे और अगर वो और ज्यादा हंसेंगे तो नेचुरली चीजें और ज्यादा वर्कआउट हो जाएंगी। ली भी सोच रहे थे कि वहां पे कुछ फनी भी होना चाहिए कि अगर उन्हें हंसना हो। तभी पर्सन ने ली की माइंड की बात को रीड करते हुए बोला। ली भी देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। पर्सन ने बताया कि रियल लाफ्टर तब नहीं होता है जब वहां पे कुछ फनी हो, तो ली को वहां पे हंसने का ट्राई करना होगा तो वो चीज हो जाएगी। और उन्होंने ली से इस चीज को ट्राई करने के लिए कहा। ली वहां पे ये करने में हेसिडेंट हो रहे थे। पर्सन ने ली से कहा कि क्यों ना वो वहां पे इस चीज को फेक करे और सिर्फ वहां पे उस चीज का मोशन करे। ली भी कह रहे थे कि ये चीजें कुछ ज्यादा ही हो रही थी। पर्सन ने ली के सामने एक वियर्ड फेस बनाया और कहा कि क्या ये चीज फनी नहीं थी। पर्सन को देखते ही ली ने वहां थोड़ा लाफ करा। पर्सन ने देखा कि ली ने वहां पे लाफ कर दिया था। ली ने भी एडमिट करा कि वो थोड़ा तो हंसे थे। पर्सन ने ली से पूछा कि क्या वो उनका फेस उन्हें टीच करना चाहते थे। ली ने इस बात पर मना करा, मगर वो पर्सन की बात को वहां समझ गए थे। पर्सन ने ली से कहा कि वो इस चीज को याद रखें। ली ने पूछा कि वो क्या याद रखने के लिए कह रहे थे, कि क्या उन्होंने जो फेस बनाया था वो। पर्सन ने बताया कि ये चीज ली के लिए फ्यूचर में मदद में आने वाली थी। पर्सन ने बताया कि जब ली वहां पे हंसेंगे तो अपने हाथों को इस तरह मूव करें और जो भी बचा था उस चीज को बाहर निकालें। ली भी सोच रहे थे कि ये पर्सन वहां पे क्या बात कर रहे थे और ली यहाँ पे समझ गए थे कि ये पर्सन यहाँ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे और ये सच में बहुत ज्यादा वियर्ड थे। पर्सन ने कहा कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, मगर ली को इस चीज के बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। पर्सन ने वहां पे ली के आंखों के सामने अपने हैंड को कर दिया और ली वहां पे अनकॉन्शियस हो गए थे। कुछ समय बाद ली को कोई बुला रहा था। कंडक्टर ने ली को बताया कि वो लोकेशन पे आ गए थे तो वो वहां पे उतर सकते थे। ली ने कंडक्टर से पूछा कि जो पर्सन उनके साइड में बैठे थे कि क्या वो पहले ही उतर गए थे। कंडक्टर ने पूछा कि क्या वो उनकी साइड वाली सीट की बात कर रहे थे, क्योंकि वो सीट पूरी ट्रिप में खाली थी। कंडक्टर ने कहा कि ली वहां पे आधी नींद में हो गए और साइड में सीट पे जो पैसे थे ली उसे ग्रैब करके वहां से चले जाएं। ली वहां पे सोल सिटी में आ गए थे और वो बस स्टैंड के आगे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या उन पे कुछ मैजिक हो गया था और सोचने लगे कि उनके साइड में जो ओल्ड पर्सन बैठे थे कि आखिर वो कौन थे। और भले ही वहां पे उनका एनकाउंटर बहुत ज्यादा छोटा था, मगर एक मोमेंट के लिए ली के वर्ल्ड में कलर वापस आ चुके थे और ली के लिए ये बिल्कुल भी ड्रीम नहीं था। तभी ली के सामने लोग जोर से आवाज करने लगे। ली ने भी पीछे मुड़ के देखा कि वहां पे क्या चल रहा था। ली ने देखा कि उनके पीछे एक अवार्ड शो चल रहा था जहां पे एक एक्टर अपनी स्पीच दे रहे थे। लोग भी बात कर रहे थे कि इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि यही एक्टर जीतेंगे और इतने सालों बाद भी एक्टर का टैलेंट कम नहीं हुआ था। ली भी यहाँ पे अपने सामने एक्टर को लेकर सोच रहे थे, क्योंकि ये लोग ली की तरह नहीं थे और वो किसी भी इमोशन में इजीली स्लिप हो जाते थे। ली देख रहे थे कि एक्टर अलग अलग लाइफ में ट्रेवल कर सकते हैं और किसी भी इमोशन में इमर्स होकर एक लिविंग कर सकते हैं। ली भी देख रहे थे कि लेजेंडरी एक्टर डो सियोन और इस एक्टर की लाइफ बहुत ज्यादा फन होगी। ली देख रहे थे कि वहां पे एक्टर स्माइल कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उस स्माइल की कुछ वर्थ थी।
ली भी याद कर रहे थे कि ओल्ड मैन ने उनसे कहा था कि क्यों ना ली एक बार हंसने का ट्राई करे। तो ली ने वहां पे वियर्डली स्माइल करा और वो वहां पे हंसने लगी। ली देख रहे थे कि उनके सामने कुछ एनर्जी निकल रही थी और वो एक्टर के सामने ब्लू एनर्जी को देख सकते थे। ली भी देख रहे थे कि उनके सामने वो एनर्जी एक तरह से फ्लेम की तरह थी। ली वहां पे फ्लेम के अंदर कुछ देख सकते थे और वो देख रहे थे कि एक्टर वहां पे स्माइल कर रहे थे, मगर ऐसी बात नहीं थी क्योंकि इस समय वो एक्टर के साथ हंसना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि क्या यही एक्टर के इमोशन थे। ली याद कर रहे थे कि ओल्ड मैन ने उनसे कहा था कि वो राइट हैंड से उसको अंदर लेके आए और अपने लेफ्ट से उसे बाहर निकालें। तो ली ने वहां पे अपना राइट हैंड आगे करा और ली के अंदर वहां पे एक्टर डोसियोन की मेमोरीज आ रही थी और जो वहां से बाहर आ रहा था वो थे एक्टर डोसियोन के इमोशन जो कि उनके लेफ्ट हैंड में थे। ली के हैंड में एक पर्पल फ्लेम आ रही थी और तभी ली वहां पे रोने लगे। एक्टर जैसे जैसे अलग अलग लाइन कह रहे थे ली वहां पे और ज्यादा सैड होते जा रहे थे और ली ने वहां पे फाइनली याद कर लिया था कि अपने अंदर के आंसुओं को कैसे बाहर निकालते हैं। ली वहां पे स्क्रीन के सामने रो रहे थे। लोग भी बात कर रहे थे कि ली इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे क्योंकि वो भी ली की तरह एक फैन ही थे। लोग बात कर रहे थे कि क्या उन्हें ली की मदद के लिए किसी को कॉल करना चाहिए। तभी ली के पास स्टेशन के स्टाफ आए और ली से पूछा कि क्या वो ठीक थे और वो खड़े हो सकते थे। ली भी वहां पे और ज्यादा रोते जा रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इंसेन था। और 3 दिन बाद बाथरूम की सिंक के आगे ली वहां पे फायर को चेंज कर रहे थे और उन्होंने वहां पे ऑरेंज फायर का इस्तेमाल करके अपने अंदर से एंगर को बाहर निकाला। फिर वहां पे ब्लू फायर का इस्तेमाल करा जिसमें उनका मूड बहुत ज्यादा प्लेजेंट था। फिर वहां पे पिंक फायर जिसमें वो एक तरह से गर्ल के इमोशन को निकाल रहे थे। ली भी वहां पे रुक गए थे और देख रहे थे कि ये चीज ऐसी नहीं थी क्योंकि वो इस चीज को 3 दिन से ट्राई कर रहे थे मगर पहले के मुकाबले यहाँ पे कुछ मिसिंग था। ली देख रहे थे कि डोसियोन बहुत ज्यादा इंटेंस थे। ओनली वहां पे गोबलिन फायर को सेव तो कर सकते थे मगर ली को ये बात नहीं पता थी कि अगर वो एक नई फायर को कॉपी करेंगे तो वो उसके ओल्ड वर्जन को ओवरराइड कर देगा और इरेज कर देगा। गोबलिन फायर जो कि ह्यूमन इमोशन का कंडेंस्ड बर्निंग मास है जिसे कॉपी करके और मास की तरफ पहन के ली दूसरों के इमोशन को यूज कर सकते हैं मगर ली मल्टीपल फ्लेम्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि ली उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं जब तक वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट ना हो। मगर एक पॉजिटिव ये है कि इस एक्सक्यूज से ली अपने घर के बाहर ज्यादा निकल रहे थे। ली के लिए ये फन था। ली के लिए लाइफ फाइनली फन हो चुकी थी और ये सब ओल्ड मैन की वजह से हुआ था। ली सोच रहे थे कि आखिर वो ओल्ड मैन की आइडेंटिटी क्या थी और क्या यही मार्शल आर्ट नोवेल में फेटफुल एनकाउंटर है। ली को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और ली ने ओल्ड मैन को अपना बेनिफैक्टर ही माना था और उस दिन इम्पोर्टेंट था उनका शेड्यूल। ली की पार्ट टाइम गिग ये थी कि वो एज ए वेडिंग गेस्ट गए थे और ली का रोल ये था कि वो ग्रूम के क्लोज फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे थे। ली ये सब एक क्राउड के सामने कर रहे थे और वो ये पहली बार डोसियोन के इंसिडेंट के बात कर रहे थे। ली के लिए वो एक्सपीरियंस बाकी सब इमोशन से बहुत ज्यादा इंटेंस था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ थी और वो उसे सिर्फ डेंसिटी और इमोशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। और जो वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर था वो था ऑडियंस की प्रेजेंस। इसीलिए ली सर्टेन हो गए थे कि ये चीज बहुत ज्यादा फन होने वाली थी और ली वहां पे वेडिंग में आ गए थे। ली के पास कंपनी से मैसेज आ गया था जिससे पूछा जा रहा था कि क्या सभी लोग आ गए थे और सभी लोगों के लिए वहां पे गाइडलाइंस भी सेंड कर दी गई थी। ली ने वहां पे मैसेज पढ़ लिया था और वो देख रहे थे कि वहां पे लोगों के बीच में डिस्टेंस ऑकवर्ड था और वहां पे नजरें भी इधर उधर जा रही थी और वो समझ गए थे कि वो वहां पे सही जगह पे आए थे। ली देख सकते थे वहां पे जो लोग बहुत ज्यादा बोर थे तो ये सिग्नेचर एक्सप्रेशन था कि वो पार्ट टाइमर थे। ली के पास एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि जब वो कंफर्म हो तो वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जॉब को कंप्लीट करें और वहां पे एक वार्निंग ये थी कि वहां पे कुछ भी ओवर ना करें। ली भी देख रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वार्निंग थी तो ली को वहां पे सेफ ही प्ले करना होगा। ली भी समझ सकते थे कि ब्राइड और ग्रूम की सिचुएशन क्या थी क्योंकि वो भी टेरिफाइड हो गए कि वहां पे एक नौसिखिया एक्टर उनके बड़े दिन को आके खराब कर देगा। मगर एक एक्टिंग गिग के लिए एक एसेंशियल चीज है कि वहां पे वाइब क्या है। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो वहां पे ली को ऐसी परफॉर्मेंस देनी होगी कि वो लोगों को कन्विंस करे कि ली उनके फ्रेंड है। ली ने वहां पे अपनी गोबलिन फायर का इस्तेमाल करा और ये एबिलिटी ली के लिए बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी। ली के इमोशन यहाँ चेंज हो गए थे और वो अपने नए इमोशन में सोच रहे थे कि वो इस गिग का बहुत ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे तो उन्हें अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से कांग्रेचुलेट करना होगा।
और यहाँ लोकेशन के वॉशरूम में एक पर्सन ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि अभी अभी ग्रूम ने क्या कहा था। और बात यह थी कि ग्रूम ने वहां पे गेस्ट को हायर करा था। ग्रूम ने कहा कि वो इस चीज को तेज ना बोले। पर्सन ने पूछा कि उन्हें आइडिया भी था कि वो कौन थे, क्योंकि ग्रूम के खुद के अंकल एक ड्रामा राइटर थे और ग्रूम ने वहां पे फेक वेडिंग गेस्ट को हायर कर लिया था, तो ये बात उन्हें पहले कहनी चाहिए थी। ग्रूम ने फिर से कहा कि वो अपनी आवाज को कम रखें क्योंकि वहां पे बाकी लोग उनकी बात को सुन सकते थे। पर्सन ने कहा कि वो कुछ समय से स्लंप में थे, तो क्या वो उन पे लुक डाउन कर रहे थे, और अगर उन्होंने वहां पे एक कॉल भी करा होता तो वो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट है कुछ प्रोफेशनल को लेके आते। ग्रूम ने कहा बात ये नहीं थी और उनके पेरेंट्स को भी ये बात नहीं पता थी। पर्सन ने भी देखा कि क्या यही बात थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी मोम ने ये चीज करी थी। और ग्रूम से कहा कि उन्हें आइडिया भी था कि वो कितनी चिंता में थे, क्योंकि ग्रूम के कोई भी फ्रेंड नहीं थे। ग्रूम ने बताया कि ये बात उनके होने वाली वाइफ को ही पता थी और उनके अंकल को। ग्रूम के अंकल भी देख रहे थे कि उनके नेफ्यू की वेडिंग थी और वो उनके अंकल को एज ए जोक ले रहे थे। ग्रूम के अंकल ने वहां से जाते हुए कहा कि वो इस चीज को गलत तरह से सोच रहे थे, और क्या ग्रूम को ये लग रहा था कि वेडिंग उनकी लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार होने वाली थी, और जो फेक एक्टर जो हायर हुए हैं वो हमेशा शो ऑफ करते हैं और सब कुछ एंड में खराब कर देते हैं, और क्या वो ये सोचते हैं कि वो एक रियल एक्टर है। और कहा कि उन्हें चुपचाप अपना खाना खाना चाहिए और साइड में बैठ जाना चाहिए। तो भी दूर से ग्रूम को किसी ने बुलाया। ग्रूम के अंकल कह ही रहे थे कि अगर किसी ने उनकी वेडिंग खराब करने की कोशिश करी तो उनके अंकल सब कुछ संभाल लेंगे। तभी ग्रूम ने पीछे देखा कि उन्हें कोई तेज आवाज से बुला रहा था, और ये पर्सन थे ली। ली भी आते हुए कह रहे थे कि वो भूल चुके थे कि ग्रूम आखिर कैसे दिखते हैं। ली बहुत ज्यादा एनर्जी से ग्रूम के सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें पहले उन्हें कॉल करना चाहिए था। ग्रूम भी ली को देख के कंफ्यूज हो रहे थे। ली ने ग्रूम को कांग्रेचुलेशन कहा और कह रहे थे कि उनकी भी वेडिंग होने वाली थी। ग्रूम ने माफी मांगी और बताया कि वो कुछ बिजी थे, मगर वो सोच रहे थे कि ये पर्सन कौन थे और शायद ये एक हायर्ड गेस्ट थे। ग्रूम ने कहा तो ये था कि वो वहां पे कुछ भी ओवर ना करें, मगर वो समझ गए थे कि उनके अंकल की बात शायद सही थी। ग्रूम वहां पे ली को वार्निंग देने ही वाले थे, तभी वहां पे ग्रूम की मदर आई और उन्होंने पूछा कि क्या ये ग्रूम के फ्रेंड थे। ली ने वहां पे एनर्जी से हेलो कहा और बताया कि वो ग्रूम के कॉलेज क्लब में थे और वो फ्रेशमैन ईयर से साथ में थे। ग्रूम की मदर ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। ग्रूम भी देख रहे थे कि क्या ली का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट कुछ भी बोलते जा रहे थे। ली ने ग्रूम से पूछा कि क्या वो नर्वस थे और कहा कि वो अपना बेस्ट करे और कुछ भी मैसअप ना करे। ग्रूम वहां पे अपने अंकल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंकल इस चीज को एक नजर में पहचान जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रो थे। ग्रूम के अंकल भी वहां पे आ रहे थे और ग्रूम सोच रहे थे वो वहां पे आके जल्दी से कुछ कहे। ग्रूम के अंकल ग्रूम के पास आए और कहा कि वो इस चीज को काफी समय से कर रहे थे और कि अपने दोस्त को इस तरह देखने का कोई तरीका है। ग्रूम वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे और वो सोचने लगे कि क्या वो सच में इस पर्सन को जानते थे। इस समय ग्रूम, जिनका नाम था क्रिस, उनका दिमाग बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि क्रिस को बिना किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अपने पास्ट की हर एक मेमोरी को याद करना होगा, और यहाँ पे जो एक मिस्टीरियस गेस्ट आ गया था उसके आइडेंटिटी के बारे में सोचना होगा। मगर ली ने वहां पे कॉन्टेक्स्ट दिया था और वो था एक्टिंग। मगर क्रिस का दिमाग और ज्यादा बिजी होता जा रहा था। क्रिस भी सोच रहे थे कि आखिर ये पर्सन कौन थे, और क्रिस अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ को रिपीट होता हुआ देख सकते थे। ली ने क्रिस के आगे अपना हैंड रेस करा और क्रिस से कहा कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे। क्रिस ने वहां पे ली के हैंडशेक को एक्सेप्ट करा और ली को वहां पे आने के लिए थैंक यू कहा। क्रिस ने ली के हैंडशेक के ऑफर को टाइम करते हुए एक्सेप्ट करा और ली के इम्प्रोवाइजेशन को कंटिन्यू करा, जिसकी वजह से क्रिस वहां पे सिचुएशन से निकल तो गए थे और ली भी देख रहे थे कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। कुछ समय बाद ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और ऑफिशिएंट ने वहां पे वेडिंग को डिक्लेयर कर दिया था। सभी लोग वहां क्लैपिंग कर रहे थे और ली वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली क्लैप कर रहे थे। ब्रायन ने ग्रूम से पूछा कि ये बात अच्छी थी कि उन्होंने उनकी बात को सुना था, क्योंकि वहां पे ग्रूम की साइड के गेस्ट बहुत ज्यादा आए हुए थे। ग्रूम भी कह रहे थे कि ये चीज बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग रही थी। ब्रायन ने कहा कि वो ये चीज किसी ने भी नोटिस भी नहीं करी होगी, मगर उन्होंने ग्रूम से पूछा कि वहां पे वो पर्सन कौन थे। ग्रूम ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे थे। ब्रायन ने कहा कि वही पर्सन जो कि सेरेमनी के टाइम पे जोर से फ्रंट रो पे क्लैप कर रहे थे। ग्रूम इस बात पे कंफ्यूज हुए। ब्रायन ने बताया कि उन्हें ये तो नहीं लग रहा था कि एक टेम्परेरी पार्ट टाइमर गेस्ट थे, मगर ग्रूम ने कहा था कि उनके कोई भी दोस्त नहीं आने वाले थे। ग्रूम ने कहा कि ये बात उन्हें वो बाद में बताएंगे, और वो भी देख रहे थे कि पहले उनकी मोम, बाद में उनके अंकल, और ब्राइड को भी ये बात पता नहीं चल रही थी। ग्रूम अपने आप से कह रहे थे कि वो शांत हुए और वहां पे वेडिंग के सॉन्ग में भी ज्यादा समय नहीं बचा था और वहां पे मेन नाइट क्लोजिंग के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो उन्हें इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं थी कि आखिर ये पर्सन कौन थे और अपने आप को उन्हें शांति रखना होगा। इसके बाद लोग वहाँ पे आके स्पीच दे रहे थे और स्पीच के एंड में कहा गया कि इसी के साथ ब्राइड को लेकर स्टोरी खत्म हो गई थी और क्योंकि वहाँ पे ग्रूम बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे तो क्यों ना कोई ग्रूम की साइड से आके उनके बारे में कोई स्टोरी बताए। ये बात सुनते ही ग्रूम और ब्राइड वहाँ पे पैनिक में आ गए। लोग भी बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना था क्रिस कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। क्रिस भी सोच रहे थे कि ये सब क्या बकवास हो रही थी। पर्सन ने कहा कि वहाँ पे गेस्ट में भी बहुत ज्यादा लोग आए थे तो क्यों ना कोई आके क्रिस के बारे में कोई स्टोरी बताए। ब्राइड भी सोच रही थी कि उनकी फ्रेंड इस तरह क्यों एक्ट कर रही थी। क्रिस देख रहे थे कि यहाँ सिचुएशन खराब हो चुकी थी क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब हायर्ड एक्टर ही थे। तभी वहाँ पे आगे ली आए और उन्होंने कहा कि वो कुछ वर्ड्स को कहना चाहते थे। ब्राइड की फ्रेंड ने कहा कि वहाँ पे किसी ने वॉलंटियर कर दिया था तो उन्होंने ली को आगे बुलाया और कहा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। ली वहाँ पे आगे आ गए थे और उन्होंने कहा कि वो क्रिस के कॉलेज क्लब के फ्रेंड थे। ली वहाँ पे स्टोरीज बनाते जा रहे थे और वो क्रिस से कह रहे थे कि उन्होंने साथ में ट्रेवल करा था। ली ने वहाँ पे क्रिस को लेके यापिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने क्रिस की तारीफ करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने फिर स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया था। और क्रिस भी जो कि ली की स्टोरी को सुन रहे थे। क्रिस को अचानक से अपने ट्रैवलिंग क्लब के दिन याद आ गए थे। उनको याद आया गया था कि उन्होंने साथ में ट्रैवल करा था और साथ में मेमोरीज भी बनाई थी और वो नॉस्टैल्जिया में आ गए थे। और क्रिस जिन्हें लग रहा था कि उनके 20s में कोई भी फ्रेंड नहीं थे, उन्होंने इस चीज पे बिलीव करना शुरू कर दिया था कि उनकी यूथ में बहुत ज्यादा प्रेशियस मेमोरी थी और अगर सिंपली वो याद करें तो उन्होंने रियलाइज करा था कि उनके एक फ्रेंड थे। ली ने वहाँ पे पूरी एनर्जी के साथ स्पीच को खत्म कर दिया था। क्रिस भी वहाँ पे एनर्जी में आ गए थे और उन्होंने ली को वहाँ पे आने के लिए थैंक यू कहा। ली और क्रिस ने वहाँ पे एक दूसरे को हग करा और ली वहाँ पे कुछ देर बाद खाना खाने आ गए थे। ली भी सोच रहे थे कि क्रिस आखिर कौन थे, मगर उन्होंने देखा कि खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा था और जिसकी वजह से उनका मूड और ज्यादा बेटर हो गया था। ली देख रहे थे कि वो इस चीज को अकेले करने से तो कंपेयर नहीं कर सकते थे और भले ही वहाँ पे थोड़ी कमी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक लाइट गाइड का इस्तेमाल करा था, मगर एक वेडिंग में एज ए फेक गेस्ट आना उनके लिए बहुत ज्यादा सही चॉइस थी। और ली अब सोच रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी ली को वहाँ पे किसी ने बुलाया और वो थे क्रिस। क्रिस अपनी ब्राइड के साथ आ रहे थे। क्रिस ली के सामने आ गए थे और उन्होंने उनसे कहा क्योंकि वो हमेशा हुडी पहनते थे तो उन्हें उनका चेहरा याद नहीं था और वो मेमोरीज को बताने लगे जो कभी भी नहीं हुई थी। क्रिस ने ली से कहा कि वो फ्यूचर में क्यों ना टच में रहें। ली ने वहाँ पे माफी मांगी और फिर से क्रिस को उनकी वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेट करा। ये बात सुन के ग्रूम और ब्राइड दोनों शौक में आ गए। ली देख रहे थे कि उन्हें वहां से जाना होगा क्योंकि अगर वो और ज्यादा रुकेंगे तो वो अपने गिल्ट में और ज्यादा अंदर आ जाएंगे। ली वहां से चलते जा रहे थे तभी वो किसी से टकराए और उन्होंने वहां पे माफी मांगी, मगर ली जिस पर्सन से टकराए थे उन्होंने ली को रोक लिया और पूछा कि क्या ली ने जो कुछ भी करा था वो सब एडलिब था। इन्हो जो कि थे एक टाइम के बहुत सक्सेसफुल ड्रामा राइटर और उनकी टैलेंट को लेकर नजरें ऐसी थी जो कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी एक बार शेम में डाल दे और इनका नाम था एक्टिंग कॉन्सियर। और इन्होंने भी जब एक बार अपने नेफ्यू के फ्रेंड को देखा वो भी इल्यूजन के अंदर आ गए थे क्योंकि ली के फेशियल एक्सप्रेशन, जिनकी पूरी प्रेजेंस, सब कुछ चेंज हो जाता है और ली का इमर्जन का मोशन ऐसा है जैसे कोई मास्क पहन रहा हो। इन्हों के सामने भी अगर ये चीज होती तो वो इसे नोटिस नहीं कर पाते और वो भी सोच रहे थे कि उन्हें पता था कि ये चीज एक्टिंग थी, मगर पूरी वेडिंग के टाइम वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि ली के एडलिब्स जो कि होस्ट के सडन रिमार्क्स पे परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इन्हों भी देख रहे थे कि उन्हें भी इस टॉप टियर एक्टिंग स्किल के बारे में नहीं पता था। तो इसका मतलब ये था कि ली एक रुकी थे और या फिर ऐसे एमेचर जो एक एक्टर भी नहीं बने थे, तो वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। इन्हों ली के पास गए और पूछा कि वो किस एजेंसी के साथ थे। ली ने भी कहा कि वो एडलिब्स एजेंसी क्या बात कर रहे हैं उन्हें मतलब नहीं पता था। इन्होंने कहा कि उन्हें गेम खेलने की जरूरत नहीं थी और पूछा कि एक प्रो यहाँ पे क्या कर रहा था। ली ने पूछा कि वो कौन थे। इन्होंने बताया कि वो ग्रूम के अंकल थे। ली ने वहाँ पे उन्हें ग्रीट करा। इन्होंने कहा कि वो अपने एक्ट को ड्रॉप कर सकते थे और उन्हें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें पहले से सब पता था। इन्होंने बताया कि उन्होंने सभी नए चेहरे देखे थे और पूछा कि क्या वो ऐसी एकेडमी से आए थे जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था और क्या वो थिएटर से थे या फिर एक फिल्म स्टूडेंट थे। ली ने बताया कि वो एक हाई स्कूल ग्रेजुएट थे जिनके पास जॉब नहीं थी।
इन्हों सोच रहे थे कि ली वहाँ पे डम होने का प्रिटेंड कर रहे थे और वहाँ पे वो एक लाइन को ड्रॉ कर रहे थे। इन्होंने ली को कहा कि वो इंटरेस्टिंग तो थे और वो देख रहे थे कि ली का फेस भी अच्छा था और उन्हें भी ऐसा कुछ याद आया कि ब्लैंक फेस किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ली को टेक इन करने वाले थे। इन्होंने ली से पूछा कि क्या उन्होंने अनबिलीवेबल हेल को देखा था और वो उस शो के राइटर थे, और अगर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे तो ली अपने फोन में देख सकते थे। ली ने भी वहाँ पे ड्रामा के बारे में सर्च कर लिया था। ली फोन को देख से सोच रहे थे कि उन्होंने इस शो को कब देखा था, और इन्हों ली की तरफ देखते हुए ये सोच रहे थे कि ली इंडस्ट्री से तो होंगे ही, क्योंकि वो इस चीज को देख के सरप्राइज्ड भी नहीं थे और ली इस बात से खुश थे कि वो एक ड्रामा राइटर से मिल रहे थे। तभी अचानक से ली में एक शौक आया और उन्होंने देखा कि उनके स्टमक में कुछ हो रहा था और देखा कि उन्होंने वहाँ पे कुछ ज्यादा एक ग्रीसी खाना खा लिया था। ली का फेस वहाँ पे ड्रॉप हो रहा था। इन्होंने ली से कहा कि वो अपने फेस को रिलैक्स करें, और भले ही उनके हाल ही में कुछ शो मिस हुए थे मगर अगला शो उनका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। ली सोच रहे थे कि उन्हें कोई टच ना करें। इन्होंने ली का फोन ले लिया था और वहाँ पे अपना नंबर डाल दिया था और बताया कि वो एक ड्रामा प्रिपेयर कर रहे थे, और ली से पूछा कि क्या उनके पास टाइम था। ली ने वहाँ पे अपना फोन स्नैच कर लिया था और बताया कि वो उन्हें बाद में रिप्लाई करेंगे। इन्होंने बताया कि उन्हें डिटेल को टेक्स्ट कर देंगे तो उसे वो जाके चेक करें। ली भी वहाँ पे भागते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कि वो ये चीज को कर देंगे। इसके बाद इन्होंने किसी और के पास कांटेक्ट करा और बताया कि उन्होंने किसी को ढूंढ लिया था और वो था एक जैकपॉट। कुछ समय बाद ली अपने मैसेजेस को देख रहे थे और मैसेजेस में सीधा सीधा ये लिखा हुआ था कि ली को काम से निकाल दिया गया था। ली भी देख रहे थे कि वो फायर्ड हो चुके थे और सोच रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया था। ली भी इस समय इस चीज को रिग्रेट कर रहे थे और इस बात का कारण ये था कि इस चीज में गलती उनकी थी, और भले ही उनकी इंटेंशन अच्छी हो मगर उन्होंने एक पर्सन को बिलीव कराया था कि वहाँ पे वो एक रियल गेस्ट थे और उन्होंने लोगों के इमोशन के साथ प्ले करा था। मगर ली ने इस चीज को एंजॉय भी करा था। तो ली के लिए उसका मतलब ये था कि उन्हें कोई ऐसा ढूंढना होगा जो उनके इंप्रेशन का अच्छा रिएक्ट करे, मगर शायद ली के लिए सोचना गलत था। ली अपने सामने टीवी पे एक शो देख रहे थे और शो देखते हुए ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहते थे बजाय कि जाके वो दूसरे लोगों को हर्ट करें। ली ने देखा कि वहाँ पे एक्टर डो सियोन इस मूवी पे भी थे और वो वहाँ पे क्या करें, क्योंकि डो सियोन को देखते हुए वो फिर से एक्ट करना चाहते थे। ली देख रहे थे कि ये चीज सही नहीं थी और उनके लिए सिर्फ मिरर के सामने एक्टिंग करना भी उतना फन नहीं था। ली देख रहे थे कि उन्हें ये चीज दूसरे लोगों के साथ करनी होगी और उन्हें ऐसा करना होगा कि वो दूसरे लोगों को हर्ट ना करें। ली सोच रहे थे कि क्या इस चीज का करने का कोई सही तरीका नहीं था। ली अपने सामने शो का सीन देख रहे थे और उसी मोमेंट उन्होंने रियलाइज करा कि वो एक एक्टर बन सकते थे, और उन्हें याद आया कि इन्होंने कहा था कि वो उन्हें डिटेल टेक्स्ट करेंगे, और ली वहाँ पे अपने फोन को देख रहे थे और यहाँ इनोफ कॉल पे बात करते हुए कह रहे थे कि उन्हें ये चीज कितनी बार कहनी होगी, और बता रहे थे कि ली के एडलिब्स बहुत ज्यादा इंसेन थे और जैसे ही वो उन्हें मिलेंगे वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे, और पहले जिस पर्सन के बारे में बात हुई थी ली उससे बहुत ज्यादा बेटर थे। इन्हों कह रहे थे कि वो वहाँ पे नो तो नहीं कहे और जल्दी से ली को ऑडिशन की लिस्ट में डालें, और अगर इस बार उनके टैलेंट की चॉइस गलत हुई तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने तक चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। कॉल में रिप्लाई आया कि एक्टर का नाम क्या था। इन्होंने बताया कि वो नाम पता लगाने वाले थे, और यहाँ कॉल के दूसरी तरफ जो इन्हों से बात कर रहे थे वो सोच रहे थे कि ये पर्सन एक हैज बीन हो चुका था और पर्सन ने इन्हों का कॉल कट कर दिया था। इन्हों भी देख रहे थे कि वहाँ पे कॉल ऐसे ही कट कर दिया गया था। तभी उनके पास एक और कॉल आया और इन्होंने कॉल में गुस्से से रिप्लाई करा और वहाँ पे कुछ बात कह ही रहे थे। तभी कॉल के दूसरी तरफ से रिप्लाई आया कि उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी और क्या वही राइटर इन्हों थे। और कॉल के दूसरी तरफ थे ली जो पूछ रहे थे कि ऑडिशन कहाँ और कब था, और वो एक एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने भी बताया कि उन्हें लग रहा था कि ली कॉल नहीं करने वाले थे। कुछ समय बाद एक शूटिंग के सेट पे सीन की प्रिपरेशन हो रही थी। इन्होंने जीयून से कहा कि वो एक बार ली को ट्राई करे और एक बार ऑडिशन में आने दे, लेकिन जीयून ने इस बात से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि वो कितनी बार कहे कि ली बहुत ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही में ली के एडलिब भी बहुत ज्यादा इंसेन है। जीयून ने कहा कि अगर वो किसी को भी लाना चाहते थे तो वो वहाँ पे प्राइवेट ऑडिशन नहीं करते और किसी को बिना एक्सपीरियंस के लाना कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। और साथ में एक बात ये भी थी कि शॉर्ट लिस्ट फाइनलाइज्ड हो चुकी थी तो वो जिद्दी होना बंद करें। इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो एक स्लॉट तो दें और वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो उन्हें कास्ट करें, और अगर ली वहाँ पे अच्छे ना हो तो उन्हें वो वापस घर भेज सकते थे। जीयून ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा कि मगर वो शो के राइटर थे और वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि वो वहाँ पे किसी को भी ले आए, क्योंकि जब तक वहाँ रेटिंग सही होंगी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है।
और यहाँ जी यून के पास्ट में सीईओ योन वहाँ पे स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि राइटिंग बहुत ज्यादा ग्रेट है और क्या वापस राइटर इन्हों अपने ग्रूव में आ गए थे। जी यून ने कहा कि उन्होंने भी देखा था कि ये सही थी। सीईओ योन ने कहा कि ये सही से बहुत ज्यादा था और ये इनोसेंट हेल्थ से बहुत ज्यादा बेटर थी। जी यून ने कहा कि वो इतना आगे नहीं जाएंगे मगर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कहा। सीईओ योन ने एक पैकेट को आगे करा। जी यून ने कहा कि मगर उन्होंने लास्ट टाइम अपना अकाउंट नंबर उन्हें दे दिया था। सीईओ योन ने कहा कि ये उसे ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट समझ सकते थे और क्योंकि उन्होंने एक नए एक्टर को स्काउट करा था तो उसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं था। जी यून अभी भी हेसिडेंट थे। सीईओ योन ने कहा कि वो इस चीज को बड़ी डील ना बताए और पूछा कि क्या ऑडिशन प्राइवेट ही रहने वाले थे। जी यून ने पूछा कि क्या वो आखिरी बार जिस चीज के बारे में बात हुई थी उसी लिए था और क्या वो किम को उस रोल के लिए लाना चाहते थे। सीईओ योन ने भी देखा कि वो सेम पेज पे थे और अगर ये प्रोजेक्ट सही जाता है तो फ्यूचर में फिर से और प्रोजेक्ट करेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं थी और वो यही कह रहे थे कि वो एक्टर किम के पोटेंशियल को देखें। वापस प्रेजेंट में जीयून किम के बारे में सोच रहे थे जो कि पहले एक आइडल थे मगर क्योंकि उन्हें सीईओ योन पुश कर रहे थे तो वो एक एक्टर बन गए थे और वो ग्रे सिटी जो कि एक क्राइम ड्रामा है उसके रोल को प्ले करने वाले हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंटेंस सपोर्टिंग रोल है जो कि अपने गैम्बलिंग के एडिशन की वजह से एक मैडमैन में बदल चुके हैं। तो अगर वो शॉर्ट में कहें ये एक सीन स्टीलर है और इस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके सीईओ यून एक्टर किम को पब्लिक की मेमोरी में इनग्रेव करना चाहते हैं जिसकी वजह से सभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये एक्टर कौन है क्योंकि सीईओ योन को पता है कि किस एक्टर से कितने ज्यादा पैसे आएंगे। तो एंड में सीईओ योन को और ज्यादा पैसे मिलेंगे, डायरेक्टर किम फेमस होंगे और जीयून को एक आखिरी चांस मिलेगा। तो ये जीयून के लिए एक बड़ी डील नहीं है। इन्होंने जीयून से पूछा कि क्या वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं मगर जीयून ने इन्हों को शांत रहने के लिए कहा और पूछा कि वो कब जागने वाले थे। इन्होंने भी एक मूवमेंट लिया और पूछा कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा। जीयून ने इन्हों को जागने के लिए कहा और बताया कि इसीलिए लोग इन्हों को एक हैज़बीन कह रहे हैं और पूछा कि कब तक वो अपने ग्लोरी डेज में रहने वाले हैं। जीयून ने इन्हों से पूछा क्योंकि वो उनके दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे तो क्या उन्होंने कुछ सब्सटेंस लेना शुरू कर दिया था। ये बात कहते ही इन्होंने जीयून को जोर से पंच करा और पूछा कि क्या उनका सर फट गया था। जीयून ने कहा कि इन्हों की उम्र 40 साल से ज्यादा थी और उनके पास प्राइड के अलावा कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे रियल मैडनेस तो उनके पास थी। इन्होंने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही कह रहे थे। जीयून ने कहा कि ये सब सच्ची था क्योंकि इनोसेंट हेल के बाद इन्होंने सब कुछ काम खराब ही करा था। लोग देख रहे थे कि वहां पे फाइट होने वाली थी और कहा कि उन दोनों को ग्रैब करें। यहाँ पे फाइट और ज्यादा इंटेंस हो रही थी। जीयून वहाँ पे इन्हों को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे। इन्हों भी कह रहे थे कि वहाँ पे वो भी इस चीज पे एग्री कर रहे थे और वहाँ पे सभी लोग अच्छे एक्टर थे और ये उनकी गलती नहीं थी कि बाद में पुराने स्कैम वहाँ पे वापस आ गए थे। जीयून ने भी कहा कि वो कब तक इनोसेंट एक्ट करने वाले थे और पूछा कि आखिर ये ली इंसान कौन था और इन्होंने आखिर कितने पैसे लिए थे। इन्होंने भी कहा कि अगर बात यही थी तो वो कारण क्यों नहीं बता रहे थे कि जीयून उन्हें ऑडिशन पे आने क्यों नहीं दे रहे थे। तभी इन्होंने वहां पे एक्टर किम का नाम लिया। ये बात कहते ही जीयून वहां पे शांत हो गए। इन्होंने कहा कि ये सब उसी वजह से था और जीयून से पूछा कि क्या उन्हें नहीं पता था कि इन्हों को ये बात पता थी और जीयून से पूछा कि क्या वो डरे हुए थे कि ली उन्हें किक आउट करने वाले थे। जीयून ने इस बारे में एक सेकंड के लिए सोचा और इस बात पे एग्री कर लिया और इन्हों से कहा कि वो ली और किसी और को भी लेके आ सकते हैं क्योंकि वो अपने जजमेंट से सबके सामने उसे एक्सपोज करने वाले थे। इन्होंने कहा कि वो ह्यूमिलेट होने वाले थे तो क्या वो श्योर थे। जीयून ने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि जो हारेगा वो एंड में इंडस्ट्री को छोड़ देगा। करियर एंड करने वाली डील हो चुकी थी और यहाँ ली के अपार्टमेंट के अंदर रूम नंबर 403 जिसका लिविंग रूम खाली था और ली वहां पे फिर से बाथरूम के सिंक के आगे खड़े हुए थे और वो अपने आप को रेडी कर रहे थे। ली ने वहां पे अपना सभी सामान पैक कर लिया था और उन्होंने वहां पे कुछ पैसे भी ले लिए थे जो उनके इमरजेंसी फंड के लिए थे। ली अपने अपार्टमेंट से निकल गए थे और वो एक बस में ट्रेवल करते हुए लोकेशन पे आने के बाद उन्होंने फिर एक टैक्सी ले ली थी। टैक्सी ड्राइवर ने ली से पूछा कि क्या उनके पास पैसे थे। ली ने कहा कि उनके पास पैसे थे। ड्राइवर ने एग्री करा और पूछा कि उन्होंने कहाँ जाना था। ली ने एड्रेस बताया कैंग एक्स लैंड। तो ड्राइवर ने सोचा कि क्या वो इसी समय ली को बाहर निकाल दें। और यहाँ एक कसिनो में जहाँ पे बुरे लेवल की गैम्बलिंग चल रही थी और यहाँ पे अलग अलग लोग बैठे हुए थे, कुछ पैनिक कर रहे थे, कुछ अपने गेम जीत रहे थे और वहाँ ली भी आ चुके थे। ली भी देख रहे थे जितना उन्होंने सोचा था ये जगह उससे ज्यादा क्योटिक थी और इस जगह का नाम था कैंग एक्स लैंड। ली देख रहे थे क्योंकि वो वहां पे आ चुके थे तो क्यों
क्यों ना वो वहाँ पे शुरू करें। और उन्होंने वहाँ पे इमोशंस को कॉपी करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे जो भी अलग अलग गैमलर्स बैठे हुए थे उनमें से अलग अलग फ्लेम के इमोशन थे और ली उन इमोशंस को अपने अंदर लेके आ रहे थे, जिसके साथ उनके ऑडिशन की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। और यहाँ एक वैन में ड्राइवर कॉल पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें एड लिब्स पे फोकस करना होगा। और इस वैन में पीछे बैठे हुए थे एक्टर किम। एक्टर किम ने पूछा कि वो किससे बात कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि वो ग्रे सिटी के डायरेक्टर जियोन से बात कर रहे थे। एक्टर किम ने कारण पूछा। ड्राइवर ने बताया कि डायरेक्टर ने कहा था कि ऑडिशन के टाइम में एक्टर किम को एड लिब करने होंगे, तो वो इस चीज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। एक्टर किम ने पूछा मगर कन्वर्सेशन तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। ड्राइवर ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता था कि डायरेक्टर ऑडिशन के टाइम अपीयरेंस को सही रखना चाहते हो, तो क्यों ना एक्टर किम जो वहाँ पे यूजुअली करते हैं ऑडिशन के टाइम पे वही करें। एक्टर किम ने भी कहा कि वो वहाँ पे क्या करें, क्योंकि उनकी यूजुअल अपीयरेंस रोल के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से वहाँ पे वो पूरे एज पे है। तभी रोड मैनेजर पीछे मुड़ी और उन्होंने कहा कि वो रोल बेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। एक्टर किम ने रोड मैनेजर से कहा कि वो उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है। रोड मैनेजर भी इस बात पे हंसने लगी। एक्टर किम ने सीरियसली कहा कि उन्होंने कहा है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो क्या ये चीज उन्हें फनी लग रही है। और क्या एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के साथ कार में राइड करना उनके लिए सेम है, और साथ में वो अलग अलग जगह पे जा रही हैं, और क्योंकि उन्हें कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स मिले हुए हैं तो क्या उन्हें लग रहा है कि वो सेम लेवल पे है। ड्राइवर ने एक्टर किम को कहा कि अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखें। एक्टर किम ने ड्राइवर से कहा कि वो इस बात पे सोचें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनके साथ सेल्फी लेना और मजाक करना अपनी मिजरेबल लाइफ को फिक्स करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टर किम ने पूछा कि क्या ये चीज पैथेटिक नहीं थी, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो खुद सेलिब्रिटी नहीं है। रोड मैनेजर भी पैनिक करने लगी और माफी मांगने लगी। मैनेजर ने भी एक्टर किम से कहा कि वो कह रहे हैं कि वो चुप हो जाएं। एक्टर किम ने इस बात पे स्माइल करा और पूछा कि क्या ये चीज उन्हें सूट नहीं कर रही थी, मगर रोड मैनेजर और मैनेजर ने इस बात का जवाब नहीं दिया। एक्टर किम ने बताया क्योंकि उन्होंने कहा था तो वो एक बार वहाँ पे एडलिब की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उनसे कह रहे थे कि वो एक साइको के रोल को प्ले करना चाहते थे, और भले ही ये रोल बेक का ना हो, क्योंकि वो इस चीज की वजह से अपने इमेज को चेंज करना चाहते हैं। एक्टर किम ने रोड मैनेजर से कहा कि वो रोए ना, क्योंकि वो इस चीज को सीरियसली नहीं कह रहे थे। इस मोमेंट पे रोड मैनेजर भी अपने आप से सोच रही थी कि ये बहुत ज्यादा फालतू इंसान, और ज्यादा कर्स वर्ड है मैं नहीं बोल रहा, और वो उम्मीद कर रही थी कि एक्टर किम अपने ऑडिशन में फेल हो जाएं, मगर इस इंडस्ट्री में टैलेंट ही सब कुछ है। और एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक्टर किम एक नेचुरल हैं। ग्रे सिटी के ऑडिशन का दिन आ चुका था और वहाँ पे राइटर इन्हो भी आ गए थे और वो देख रहे थे कि जो बैट को हारेगा इंडस्ट्री को छोड़ देगा। इन्हो देख रहे थे कि उनकी प्राइड की वजह से ये चीज इतनी बड़ी हो गई थी, मगर उन्हें भी पता था कि उन्हें रोल उसे ही देना होगा जिसकी एक्टिंग बेटर है, और वो सोच रहे थे कि ली रोल बेक के लिए किस तरह एक्ट करेंगे। तभी राइटर इन्होंने देखा कि वहाँ पे पीछे कुछ आवाज आई थी और उन्होंने देखा कि एक्टर किम वहाँ पे आ गए थे और वो कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा इंटेंस था। एक्टर किम ने वहाँ पे सभी एक्टर्स को खुश होते हुए ग्रीट करा, लेकिन बाकी एक्टर वहाँ पे फॉल बैक हो रहे थे। एक्टर किम ने कहा कि उन्हें कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है तो क्यों ना वो जाके आइसक्रीम खाएं। मैनेजर ने एक्टर किम को शांत रहने के लिए कहा। राइटर इन्हों भी देख रहे थे कि यही एक्टर किम है जो कि एक रुकी है जिन्होंने एक वेब ड्रामा से लास्ट ईयर डेब्यू करा था। भले ही राइटर इन्हों एक्टर किम को पहली बार देख रहे थे, मगर वो उसी समय समझ गए थे कि लोग उन्हें जीनियस क्यों कहते हैं। राइटर इन्हों भी देख सकते थे कि एक्टर किम बाकी सबसे ऊपर है और उनकी वाइटलिटी वाटर की तरह नेचुरली फ्लो कर रही है और एक ज्वेल की तरह वो शाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी ह्यूमन अपनी लाइट को लूज कर रहे हैं और खुद के फेलियर के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर यही बात है तो एक्टर किम ने कभी भी फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं करा है। स्टाफ ने बताया कि 15 मिनट में वो शुरू होने वाले हैं, तो सभी लोगों को रेडी रहने के लिए कहा। एक्टर धीरे धीरे वहाँ पे रूम के अंदर आ रहे थे और वहाँ पे जियोन और इन्हो भी बैठे हुए थे। जियोन ने कहा कि अगर वो अपनी बैट को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये उनके लिए आखिरी मौका है। इन्होंने इस बारे में मना कर दिया। जियोन ने कहा कि वो रिग्रेट करने वाले थे और पूछा कि वहाँ पे लीक कहाँ पे है, और पूछा कि क्या वो पहले तो नहीं आ गए थे, मगर इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। जियोन ने पूछा कि क्या वो कूल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, मगर इन्होंने कहा कि ली आ गए थे। जियोन जो कि सीक्रेटली कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्हो जो कि एक हैज़बीन हो चुके हैं, वो एक ऐसा ज्वेल नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि एक्टर किम जितना शाइन कर सके। मगर वहाँ पे रूम में जो आया था वो उस तरह लग रहा था जो ऐसे बनाया गया था कि पूरे वर्ल्ड के फेलियर को एक साथ मश कर दिया गया हो, और वहाँ ली को देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे प्योर
पिच ब्लैक डार्कनेस थी। ली वहां में रूम के अंदर आ गए थे और उन्होंने रूम में आने के बाद थोड़ा क्रीपी तरह से हंसना शुरू कर दिया था। जियून भी इस चीज को देख के सरप्राइज हो रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ पे बंदा एक कौन था। ली कह रहे थे कि उन्होंने इस चीज को समझ लिया था और फाइनली इसे फिगर आउट कर लिया था। जियून सोच रहे थे कि ये एक होमलेस मैन थे, मगर ये इस चीज से ज्यादा था, क्योंकि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वहां पे वो आई कांटेक्ट भी नहीं बनाना चाहते थे और जियून के लिए ये बात क्लियर थी कि वो ली के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। एक्टर किम ने भी कहा कि ये पर्सन नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। जियून इन्हो को देख के सोच रहे थे कि उन्होंने इस पर्सन को कहां से ढूंढ लिया था। इन्हो ली के पास आ गए थे और कहा कि वो थोड़ा लेट थे, मगर वो ग्लैड थे कि वो वहां पे आ गए थे। ली ने बताया कि कुछ चीजें इधर उधर हो गई थी। इन्होंने बताया कि वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकते थे और उन्हें ऑडिशन से पहले कुछ करना होगा। ली ने पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। इन्होंने कहा कि वो सबसे पहले अपने आप को साफ करें और कपड़े बदलें, क्योंकि वहां पे सिर्फ वही ऑडिशन नहीं दे रहे थे। ली ने भी वहां पे रियलाइज करा कि क्या हो रहा था और कुछ समय बाद ऑडिशन शुरू हो गए थे। नंबर 2 ने ऑडिशन दिया, मगर वहां पे रिजेक्ट हो गया था। फिर बारी थी नंबर 8 की। जियून ने पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रिप्ट को चेक भी करा था। फिर आए नंबर 12, जो कि वहां पे आके रो रहे थे बहुत ज्यादा बुरी तरह से, और वो भी वहां पे रिजेक्ट हो गए थे। और ये प्रोजेक्ट क्रेज सिटी, जो कि इन्होंने लिखा था, और ड्रामा का जोनरा था नोआर। और जब भी लोग नोआर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें वहां पे हार्श और वल्गर लैंग्वेज दिखती है और एक्शन सीन जहां पे बहुत ज्यादा डार्क एक्शन होता है, मगर ये चीजें नोआर को कंप्लीट नहीं करती हैं। और कम से कम इन्हों इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हों के लिए नोआर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजायर, क्योंकि वहां पे फैंटेसी जैसी वायलेंस और एक्शन इमोशन को दिखाने की लाइंस हैं, जिसकी वजह से इन्हों को ऐसा एक्टर चाहिए जो कि अपने एक्सप्रेशन को दिखाने में स्किल्ड हो, और इस रोल को परफेक्टली फिट करते हैं ली। इन्हों भी जियून की तरफ देख कर सोच रहे थे कि क्या उन्होंने बस उनके साथ ऐसे ही फाइट शुरू कर दी थी, और क्या जियून को इन्हों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और इन्हों को भी पता था कि इंडस्ट्री उन्हें वहां पे डर्ट की तरह ही ट्रीट करेगी जब तक इन्हों वहां पे कुछ भी सेल नहीं करेंगे। और इन्हों इस चीज को अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जियून उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि इन्हों हैज बीन हो चुके हैं और उनका ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मगर इन्हों वहां पे एक चीज दिखाने वाले थे कि उनकी टैलेंट को लेके आइस बिल्कुल भी बदली नहीं है। कास्ट मेंबर ने बताया कि वहां पे जो भी पर्सन गए थे वो मिन के रोल के लिए थे, और अगला रोल था बेक का रोल। जियून ने भी देखा कि बेक का रोल आ चुका था, तो इसका मतलब वो समझ गए थे, और उन्होंने राइटर से कहा कि वो जिस पर्सन को लेके आए थे और वो ली का नाम लेके वो ऐसे कर रहे थे कि उनका नाम क्या था, ली, तो क्यों ना वो ली को पहले बुलाए, क्योंकि वो उनके साथ एडलिप करना चाहते हैं। इन्हों भी देख रहे थे कि यहाँ पे बंदा क्या कर रहा था, और जियून से पूछा कि क्या वो स्टेज के लिए रेडी थे। जियून ने बताया कि ये बेटर ही था, क्योंकि इसके बजाय उन्हें इन्हों का रोना ही सुनना होगा, और फेल होने के बाद इन्हों ये कहेंगे वो इसलिए फेल हुए थे क्योंकि वहां पे उन्हें इंतजार ज्यादा करना पड़ा था। कास्ट मेंबर भी दोनों को लड़ने से रोकने के लिए कह रहे थे, मगर इन्होंने बताया कि अगर स्टार्टिंग में उनके स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगे तो बाद में कास्टिंग करनी और ज्यादा मुश्किल होगी। जियून ने भी कहा कि ये फनी एडलिप तो नहीं था। इन्होंने कहा कि वो जैसा चाहे कर सकते थे, मगर वो अपनी कॉन्शियंस को चेक में रखें। जियून ने इन्हों से कहा कि वो कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, और वहां पे फिर बेक के रोल के लिए ऑडिशन शुरू हो गए थे, और बारी आ गई थी ली की। ऑडिशन के जजेस भी इस चीज को देख के हैरान हो गए थे, और वहां पे इन्हों जियून के रिएक्शन को देख रहे थे, और उनके सामने खड़े थे ली, और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। जियून ने ली की तरफ देखा और इन्हों से कहा कि उन्होंने अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करा था। इन्होंने बात का मतलब पूछा। जियून ने बताया कि उन्होंने ली को उनकी वाइब को लेके बहुत ज्यादा कोर्स तो करा था, और क्या उन्हें ये लग रहा था कि इमोशनल लाइन से ज्यादा अपीयरेंस है, और वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने उनसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जियून देख रहे थे कि वहां पे एक्टिंग में ड्राइविंग फोर्स इमोशन थी, और इस बात की रियलाइजेशन कि एक स्पेसिफिक पर्सन एक स्पेसिफिक इमोशन को फील कर रहा है और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक स्पेसिफिक एक्शन कर रहा है, तो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो प्रॉपर एक्टिंग, जिसकी वजह से एक बिल्कुल नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट होता है। जियून को लग रहा था कि इसका मतलब ये था कि ली वहां पे एक होलो शेल थे जो अपने आउटफिट से अपनी स्किल को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। जियून ने फिर सीन नंबर 33 को चूज करा और बताया कि वो सिग्नल देने पे शुरू करें, और बीच में ऐसा भी होगा कि वो वहां पे एडलिप्स को भी थ्रो करेंगे, तो वो उन्हें भी कंटिन्यू करें। जैसे ही जियून ने वहां पे अपना सिग्नल दिया और दूसरी तरफ जब ली ने अपने माउथ को ओपन करा, तो उस समय ली वहां पे वैनिश हो गए थे,
और वहाँ पे साथ ही में हवा में भी लिक्विड और स्मोक की स्मेल आ रही थी। और जिस जगह पे वहाँ पे ली खड़े हुए थे वहाँ पे एक बहुत बुरा इंसान खड़ा हुआ था। वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए थे और जो बाकी लोग ऑडिशन लेने आए थे वो भी कह रहे थे कि वहाँ पे इंसान बिल्कुल बदल गया था। ली ने अपने सामने पॉइंट करा कि वो इस चीज को नीचे रखें। पर्सन वहाँ पे हैरान हुए और हेजिडेंट होने लगे। ली ने वहाँ पे टेबल पे अपना हाथ रखा और कहा कि वो सारे पैसे ओरिजिनली उनके हैं। जज भी वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे थे और उन्हें अपने सामने बेक लग रहे थे। ली ने वहाँ पे जज को ग्रैब कर लिया था और वहाँ पे एक इंटेंस मोमेंट शुरू हो गया था। तभी जियोन ने वहाँ पे उन्हें बुलाया और एडलिब शुरू करते हुए कहा कि ये पैसे उनके कैसे हैं और क्या वो पासवर्ड को भी क्रैक कर सकते हैं। ली इस समय इन्हो को देखते हुए सोच रहे थे कि क्या वो सच में इतना बुरी तरह से जीतना चाहते हैं और वो इस टाइम में इन्हो को सीनियर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जियोन को ऐसा लग रहा था कि इन्हो वहाँ पे एक रियल गैम्बलर को ले आए थे। जियोन ने इन्हों से पूछा कि क्या उनका दिमाग खराब हो गया था और वो इस जगह पे एक रियल गैम्बलर को कैसे लेके आ सकते थे, क्योंकि जियोन के सामने एक टॉप टियर एक्टर थे जिन्होंने अपने रोल के कैरेक्टर में जान डाल दी थी और वो एक रियल गैम्बलर बन चुके थे। जियोन के दिमाग में बस यही बात चल रही थी और कुछ दिनों पहले ली ने इस बात को खुद एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि जब वो एक गैम्बलिंग डेन में गए थे तो वहाँ पे वो अलग अलग गैम्बलर से मिले थे और सभी गैम्बलर्स वहाँ पे अपने गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके अलग स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे थे। एक गैम्बलर ने ली से पूछा कि क्या वो पहली बार खेलने आए थे और वो ये बात नहीं पूछेंगे कि वो वहाँ पे क्यों आए थे, मगर वो समझ सकते थे कि ली के कुछ कारण थे। ली ने इस बात पे थैंक्स कहा, मगर गैम्बलर ने ली से एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ली वहाँ पे आ तो गए थे मगर उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। ली ने भी पूछा कि क्या वो इस तरह लग रहे थे और कारण ये था क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ इंटेंस फील कर रहे थे जिस वजह से उनका एड्रेनलिन रश रुक नहीं रहा था। गैम्बलर ने भी कहा कि ली कभी तो यहाँ पे आने ही वाले थे, मगर ली की एक्साइटमेंट 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकी, क्योंकि वहाँ पे जो एक वुमेन थी वो दोबारा वहाँ पे नहीं आई थी। तो एक गैम्बलर ने बताया कि उनका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था तो वो घर पे ही थी। ली वहाँ पे बात का मतलब समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने भी पब्लिक रेस्टरूम के आगे फ्लैट्स को देखा था, तो ली वहाँ समझ गए थे कि वो इस जगह पे ज्यादा नहीं रुक सकते थे। ली ने गैम्बलर से कहा कि वो जा रहे थे। गैम्बलर ने ली से कहा कि वो कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे थे, मगर उन्होंने ली को एक टिप दी और वो ये थी कि ये सेफ था और वो इस चीज से जल्दी यूज्ड टू हो जाएंगे। ली ने गैम्बलर से पूछा कि क्या कोई ऐसा गेम था जो उनके लिए अलग स्टैंड आउट होता था। गैम्बलर ने बताया कि कॉइन टॉस, और इस आंसर के बाद ली ने खुद से एक प्रॉमिस कर लिया कि वो इन लोगों से दोबारा कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। वापिस प्रेजेंट में इन्होंने जियोन से कहा कि एक रियल गैम्बलर, और क्या उनका मतलब यही था। जियोन थोड़ा कंफ्यूज हुए। इन्होंने कहा कि जियोन ने कहा था कि वो रियल थे और क्या वो नंबर 95 के बारे में यही कह रहे थे। जियोन ने कहा कि क्या वो उनसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पे तमाशा करने के लिए एक रियल साइको के लिए आए थे। जियोन ली के बारे में और बातें कह ही रहे थे, तभी ली वहाँ पे खांसने लगे और माफी मांगी और बताया कि वो अपने रोल में बहुत ज्यादा इमर्स हो चुके थे, तो वो अपनी ब्रेथ को लूज करने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया था। ली ने परमिशन मांगी कि क्या वो इस चीज को फिर से ट्राई कर सकते थे। जियोन वहाँ पे कंफ्यूज हुए, क्योंकि वहाँ पे स्मेल चली गई थी और कैरेक्टर बेक जो कि ह्यूमन ट्रैश है वो वहाँ से चला गया था। जियोन भी सोच रहे थे कि ली ये चीज कैसे कर सकते थे, क्योंकि ली अब एक अलग पर्सन बन गए थे। इन्होंने जियोन से पूछा कि क्यों ना वो सब एक ब्रेक ले, क्योंकि वहाँ लोग कुछ ज्यादा ही शेकन अप लग रहे थे। जियोन ने गुस्से में इस बात से एग्री कर लिया और वॉशरूम में चले गए थे। जियोन को पता था कि उन्हें एक प्लान की जरूरत थी, क्योंकि जियोन ने ली को देख के ये कहा था कि वो वहाँ पे एक रियल गैम्बलर को कैसे ले आए थे। जियोन को पता था कि उन्हें ये चीज फिक्स करनी होगी, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि ली की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। क्योंकि ली ने वहाँ पे एक्टिंग नहीं दिखाई थी, ली वहाँ पे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तभी वॉशरूम में एक और पर्सन आए और उन्होंने जियोन से कहा कि वो ऑडिशन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, और ये थे YKB एंटरटेनमेंट के सेक्शन चीफ जैंग। जैंग ने जियोन से कहा कि उन्हें पता ही होगा कि वो क्या बात करने आए थे, और पूछा कि क्या किम को ही बेक का रोल मिलने वाला था। जियोन ने कहा कि ये बात थोड़ी रिस्की थी, मगर वो चिंता ना करें। जैंग ने पूछा कि उनका सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया था, क्योंकि उनके CEO के लिए किम को ही वहाँ पे कैरेक्टर का रोल प्ले करना होगा और उन्हें उनके सिचुएशन के बारे में तो पता ही होगा। जियोन ने बताया कि स्टैंडर्ड एक्टिंग काफी नहीं होने वाली थी, और जैंग ने भी वहाँ पे उस चीज को देखा ही था, और कंट्री में ऐसे बहुत कम ही एक्टर हैं जो इस चीज को पुल ऑफ कर सकते हैं। जैंग ने कहा कि उन्हें एक्टिंग के बारे में नहीं पता था और वो उसके बारे में सीखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट ही मैटर करते थे
और एक एक्टर की वैल्यू उनकी स्किल ही नहीं होती है। एक अच्छा एक्टर वो होता है जो कि पब्लिक की अटेंशन को कमांड कर सके। और क्या जियोन को लगता है कि नंबर 85 ली उनके किम से बेटर है? जियोन ने कहा कि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और एक फॉर्मल आइडल से कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, और जब कैमरा रोल होंगे तो वहां पे चीजें अलग होगी। जियोन ने तभी वहां पे रिफ्लेक्सेस को याद करा और एक्साइटेड होकर बताया कि उन्हें एक आइडिया आ गया था जिसकी वजह से किम नंबर 85 को बीट कर पाएंगे। जियोन को पता था कि किम के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये थी कि वो एक फॉर्मल आइडल थे, तो उनकी स्क्रीन के सामने सरवाइव करने की स्किल और उनके पास इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स भी थी। जियोन ने कहा कि वो वहां पे इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग करेंगे और वो ली और किम के बीच में एक एडलिप बैटल करेंगे। जैंग ने जियोन से कहा कि वो पहले से बेटर लग रहे थे और किम को ये बात वो बता देंगे, और साथ ही में वो किम को ये भी कहेंगे कि वो नंबर 85 पे ज्यादा हार्ड ना हो। ली ने यहाँ पे अपना ऑर्डर ले लिया था और उन्होंने ले लिए थे 3 स्वीट्स के कप। ली अलग अलग स्वीट्स को ट्राई कर रहे थे और उन्हें ग्रेड कर रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हों जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उससे बेटर पर्सन थे। मगर ली सोच रहे थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो अचानक से डिजी फील कर रहे थे और वो अपने इमोशन को यूज नहीं कर पा रहे थे, और अचानक से फ्लेम भी उनके चेस्ट में वापस आ गई थी। ली सोच रहे थे कि क्या वो इस चीज को ज्यादा ही कर रहे थे और क्या ये सिर्फ एग्जॉशन ही थी, और उनकी फीलिंग एक्टर डोसियोन के लेवल की ही थी। तो ली ने डिसाइड करा कि वो इस चीज को चेक करेंगे। तभी ली के पास एक कॉल आ गया था और ये कॉल था राइटर इनहो का, और ली ने राइटर से कॉल पे एडलिब शोडाउन के बारे में पूछा। कुछ समय बाद सभी लोग वहां पे आ गए थे। जियोन बता रहे थे कि इस बात को सिलेक्ट करना कि किसकी एक्टिंग बेटर थी मुश्किल था, तो इसीलिए वहां पे उन दोनों को इनवाइट करा गया था और वो चाहते थे कि वो दोनों सीन को इम्प्रूव करें। और यहाँ पे दोनों ली और किम कैरेक्टर बेक के रोल को प्ले करने वाले थे। जियोन ने माफी भी मांगी क्योंकि ये चीज यहाँ पे अचानक से हो रही थी। किम ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी और वो भी काफी समय से एक एक्टर के साथ एक करना चाहते थे। ली ने बताया कि उन्हें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जियोन देख रहे थे कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। और किम की एक्टिंग के बारे में अगर बात करें तो जैसा जियोन ने सुना था तो वो बहुत ज्यादा क्लीन थी और वहां पे कोई भी वेस्टेड मोशन नहीं थे, और उनका रेज्यूमे और क्लिप्स भी सेम ही बता रहे थे, तो किम के लिए एक अच्छा पुश होने वाला था। मगर ली ने उन्हें जो दिखाया था किम उसके अगेंस्ट नहीं जीत सकते थे, तो इसका मतलब ये था कि जियोन को वहां पे ऐसी कंडीशन करनी होगी तो किम ही वहां पे जीत पाए। जियोन ने वहां पे दोनों को स्टार्ट करने के लिए कह दिया था और बताया कि वो दोनों इमेजिन करें कि उनके सामने एक सूटकेस है जो कैश से भरा हुआ है, और स्क्रिप्ट में सिचुएशन ये है कि बेक वहां पे बनी के लिए फिजिकली फाइट करने में हेसिडेंट नहीं करते हैं, मगर इस सिचुएशन में वो दोनों ही बेक का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि वो किस तरह मनी के लिए रेसल करेंगे, और टाइम लिमिट है 3 मिनट। जियोन ने दोनों एक्टर को रेडी होने के लिए कहा और उन्हें एक्शन कह दिया था। और कुछ समय पास्ट में किम ने जियोन से पूछा कि वो ली के अगेंस्ट एक फेस ऑफ करने वाले थे। जियोन बता ही रहे थे कि अगर वो क्लासिक एक्टिंग देखे तो ली उनसे बेटर ही थे। तभी किम ने इस बात से एग्री कर लिया था और बताया कि वो इस चीज के अगेंस्ट नहीं थे, मगर उन्होंने पूछा कि क्या किम इतना ही अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जियोन से इस सब के बारे में पहले ही बातें हो गई थी। जैंग ने बताया कि उनके कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं थे, मगर सिचुएशन इस तरह हो गई थी तो उन्हें कोऑपरेट करना होगा। किम ने बताया कि वो गुस्से में नहीं थे, मगर वो थोड़े चिंता में थे, तो वो एक चीज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनकी एक्टिंग को अच्छी तरह ही देखें। और यहाँ वापस प्रेजेंट में किम ये बात एरोगेंस में होकर रिपीट कर रहे थे कि ये बात कहनी मुश्किल थी कि कौन बेटर थे, और ये सोच के वो सभी लोगों को इडियट कह रहे थे, और कहा कि अगर ये चीज मुश्किल थी तो वहां पे वो इस चीज को इजी बनाने वाले थे। किम ली की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि वो अपनी मेथड एक्टिंग से शो ऑफ कर रहे हैं, और किम ली को एक क्लाउन कह रहे थे, और वो उनके पहले इंप्रेशन को देख के समझ गए थे कि किम वहां पे किसी गैम्बलिंग डैन में गए होंगे जहां पे किम ने रिसर्च करी होगी। और ली से कह रहे थे कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्टिंग करी जाती है अपने टैलेंट से, क्योंकि वहां पे सेंसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि थिंकिंग चाहिए होती है, और वहां पे गट फीलिंग भी होती है। और जो लोग अपने टैलेंट की वजह से इस वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं वो एक जेम की तरह होते हैं, और किम अपने आप को एक जेम कह रहे थे। और भले ही वहां पे वो दोनों ह्यूमन है, मगर किम वहां ली की तरह कोई एक्स्ट्रा नहीं है। भले ही वहां पे उन दोनों का मटेरियल सेम है, मगर कोल और डायमंड में फर्क होता है। और ये बात सोचते ही किम ने ली की तरफ एक पंच कर दिया था और उन्हें ऊपर ग्रैब कर लिया था। किम ली को एक कोयले का ढेर कह रहे थे और कह रहे थे कि वो उनके अगेंस्ट सिर्फ शाइन ही करने वाले थे। किम सोच रहे थे कि ली के लिए इतना काफी होने वाला था और एक्स्ट्रा को एक एक्स्ट्रा की तरह ही एक्ट करना चाहिए, तो वहां पे अपना मुंह खोल के चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि इतना ही रिएक्शन काफी होने वाला था।
इम्प्रोव। और एक एक्टर जो अपने रोल में बहुत ज्यादा डीप चला जाता है तो वो वर्क के फ्लो को खुद शेप कर सकता है। और एक सीन जहाँ पे कैरेक्टर बिना अपनी स्क्रिप्ट के भी अलाइव लगता है और वो एक अच्छी स्टोरी को परफेक्ट कर सकता है और एक नॉर्मल डिसेंट मोमेंट को एक अनफॉरगेटेबल सीन बना सकता है। इस चीज के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें स्क्रिप्ट से बियॉन्ड जाना होगा। एक एक्टर जो ये चीज कर सकता है एक जेन्युइन जेम होता है। तो एक बात कही जाए तो किम की बात यहाँ पे सही थी और उनके अपोनेंट जो कि कोयले की तरह है और किम जो अपने आप को एक शाइनिंग डायमंड समझ रहे हैं और नेचुरली जिसकी तरफ कैमरा नहीं होगा वही यहाँ पे यूजलेस होगा और बिल्कुल डल होगा। किम सोच तो रहे थे कि बात यही होगी मगर रियलिटी उनके लिए इस चीज से बिल्कुल अपोजिट थी। सीन खत्म होने के बाद जीवन वहां से भागते जा रहे थे, पीछे इन्हो भी उन्हें बुला रहे थे और बाकी सब लोग भी उन्हें बुला रहे थे मगर जीवन वहां पे सोचते जा रहे थे कि ली एक मॉन्स्टर की तरह है और वो वापस वॉशरूम में आगे आ गए थे और वो ली को एक जीनियस कह रहे थे। जून भी सोच रहे थे कि ली ने ये चीज कैसे करी थी क्योंकि अगर वो उनकी एक्टिंग की बात करें तो स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम वहां पे वो इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते थे और जब ली अपने कैरेक्टर में गए थे तो वो वहां पे बेक बन चुके थे मगर वो सोच रहे थे कि ली के एडलिप कहाँ से आ रहे थे और ली के नीचे जो ग्राउंड था वो एक फिल्थी कारपेट में बदल गया था और वो वहां पे चिप्स की आवाज सुन सकते थे जो वहां पे नहीं होने चाहिए थी और साथ ही में वहां पे थोड़ी अल्कोहल की स्मेल। जियोन इस चीज को सोचते हुए वहां पे हंस रहे थे और परफॉर्मेंस को लेकर सरप्राइज हो रहे थे। इन्हो भी वहां पे आ गए थे और वो देख रहे थे कि जियोन यहीं पे थे। जियोन ने इन्हो की तरफ देखते हुए वट बोला। इन्होंने पूछा कि क्या का मतलब क्या था और क्या उन्हें लग रहा था कि उन्हें ये बात नहीं पता थी क्योंकि जब भी जियोन के हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा था तो वो मुंह उठा के यहीं आ रहे थे और एडलिप के बाद भी वो यहीं थे। जियोन ने पूछा कि क्या वो उनकी बेइज्जती करने आए थे और क्या इन्हों को ये बात अच्छी लग रही थी कि उन्होंने उनका काम खराब कर दिया था। इन्होंने कहा कि वो इस चीज को ऐसा समझ सकते थे और अगर वो वहां पे उनसे सिंसियरली माफी मांगेंगे तो वहां पे वो उनके लिए एक्सक्यूज बना देंगे। जियोन इस बात से ज्यादा एम्बेरस हो रहे थे। इन्होंने बताया कि उनका चेहरा देख के तो नहीं लग रहा था कि वो माफी मांगने वाले थे और पूछा कि क्या वो रिटायर होने वाले थे। जियोन ने कहा कि उन्हें इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वहां पे वो इडियट की पहले से उनका करियर खराब कर रहा था। तभी जियोन अपने आप से बोलने लगे कि ली एक रूगी एक्टर थे, एक गैम्बलिंग एडिक्ट नहीं। इन्होंने फिर से कहा कि देख के तो नहीं लग रहा था कि वो माफी मांगने वाले थे। जियोन वहां पे ली के बारे में पूछने लगे और पूछा कि वो कौन से थिएटर से थे और कौन से फिल्म डिपार्टमेंट से थे। इन्होंने पूछा कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो अभी भी एक रफ डायमंड है मगर वो एक टोटल जेम है और वो एक ऐसे जेम है जिसे इन्होंने ढूंढा था। जियोन देखने लगे कि वो एक हिडन जेम है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे और ली के पास ना ही एक्सपीरियंस था और ना ही एजेंसी, तो वो अगर दूसरे वर्ड में कहें ली एक परफेक्ट रुकी थे। इन्होंने इस बात का मतलब पूछा। कुछ समय बाद उस दिन इवनिंग में YKB एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स में वहां पे सीईओ उनके सीईओ के ऑफिस में बैठे हुए थे और उन्होंने जैंग को बुलाया। जैंग ने कहा कि वो वहीं पे थे। सीईओ ने बताया कि वो एक बहुत बड़े स्कॉर्पियो की तरह हैं। जैंग ने कहा कि उन्हें ये बात पता थी। तो सीईओ ने पूछा तो जियोन के साथ आखिर क्या चल रहा था और क्या उनके लिए उनका मैसेज कन्वे करना इतना ही मुश्किल था और क्या जियोन ये सब खुद कर रहे थे। जियोन ने माफी मांगी क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सीईओ ने कहा कि वो रिपोर्टर्स को बुलाएं और बताया कि उनके पास जियोन को लेके बहुत अच्छी लीड्स थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि जियोन एक बहुत बड़ी वेकेशन पर जाने वाले थे। सीईओ ने जैंग से कहा कि वो जा सकते थे और किम की एक्टिंग में जो भी फीडबैक है उन्हें वो बाद में भेज दें। जैंग के जाने के बाद रूम में एक कोई पर्सन बैठे हुए थे। पर्सन ने कहा कि फीडबैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अगर उस इंसान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है तो वो उसके ईगो के लिए बहुत ज्यादा बुरा ही होगा। सीईओ ने पूछा कि क्या वो किम की बात कर रहे थे। पर्सन ने कहा कि उन्होंने ये बात उन्हें पहले भी कही थी कि वो ऐसे किड्स है जिनके पास रिजोल्व भी नहीं है, उनसे ज्यादा कनेक्शन ना बनाए और वो अभी बता सकते हैं कि किम के दिमाग में क्या चल रहा होगा क्योंकि किम वहाँ इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते और उन्हें बस बात को लेके रोना आता है और कहा कि ये बात सीईओ को उनसे पहले ही पता होगी। फिर पर्सन ने सीईओ से पूछा कि बेकर रोल किसे मिला था। सीईओ बता ही रहे थे तभी उनके पास कॉल आ गया था और उन्होंने अपने सामने बैठे पर्सन से चुप रहने के लिए कहा। सीईओ ने कॉल पिक करते हुए बताया कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जियोन ने खुद कॉल करेंगे और क्या वो उन्हें एक मजाक की तरह लग रहे थे। जियोन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। सीईओ ने जियोन से पूछा कि क्या उन्होंने कॉल सिर्फ बात सुनने के लिए ही करा था और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पास यही मौका है। जियोन ने वहां पे सीईओ को बात बता दी थी और कहा कि वो एक एक्टर को उनके साइड लाना चाहते हैं
तो उन्होंने जियोन से कहा कि वो पहले उनकी फाइल को भेजे और वो बाद में बात करेंगे। सीईओ ने फोन को रख दिया था और वो अपना लैपटॉप ओपन कर रहे थे। पर्सन ने सीईओ से पूछा कि जियोन ने क्या कहा था। सीईओ ने बताया कि एक रुकी है जिसने किम को बीट करा है और वो उसकी वीडियो भेज रहे हैं। पर्सन भी सरप्राइज हुए कि किम को एक रुकी ने बीट कर दिया है। किम ने कहा कि क्यों ना वो पहले उनकी वीडियो को देखें और ये वीडियो थी किम के ऑडिशन की। किम के पहले वर्ड थे हेलो मैं हूं नंबर 85, मेरा नाम है ली। ये वर्ड कहे गए थे एक छोटे लैपटॉप की स्क्रीन में से, मगर वहां पे जो दो लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक लेट नाइट थिएटर में आ गए थे और वहां पे पूरे थिएटर को उन्होंने रेंट कर लिया था। सीईओ के साथ जो पर्सन थे वो थे कैंग वू और उनसे पूछा गया कि वो एक्टर के बारे में कैसा फील कर रहे थे। कैंग वू ने बताया कि वो फील तो बहुत कुछ कर रहे थे मगर उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल था। सीईओ ने कहा कि क्या यही बात थी, मगर क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे तो वो इसे एक्सप्लेन कर सकते थे और बात यह थी कि ली की मार्केट वैल्यू इस समय उनकी लाइफ की लोएस्ट पे थी।